हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 13 को होगी। सबका एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि ये 2019 का पेपर है। आप इसको कंप्लीट लगाते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम लोगों ने किया है। तो जिस किसी ने भी उन क्लासेस को नहीं लगाया है ना, आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जितनी भी क्लासेस हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 या 8 क्लासेस हुई है चैप्टर वाइज, इसको आप 2-3 दिन है आप कंप्लीट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, है ना। जिस किसी ने भी नहीं किया है वो इसको कर लेंगे, एमसीक्यूज़ को चैप्टर वाइज। तो ये 2019 का पेपर है, तो देखते हैं चलिए किस टाइप के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड को ही शिक्षण अभियोग्यता कहा जाता है। खंड 1 में रहेगा आपका हिंदी रहेगा, उसके बाद इंग्लिश, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ये सेट से ही मैं ली हूँ, जिससे सबको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है कि अभिवृत्ति क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं अभिवृत्ति, है ना। अभिवृत्ति मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम इसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे तो इसको एटीट्यूड बोला जाता है। अब सबको समझ में आ गया है। हर किसी का एटीट्यूड हर एक चीज़ के लिए, वस्तु के लिए, इंसान के लिए अलग हो सकता है ना। इसको ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के बारे में बता रही हूँ। जिसको नोट डाउन करना होगा नोट कर लेंगे। पूछा जाता है कि एटीट्यूड कैसा है, इसे हम अर्जित करते हैं या फिर हम बाय बर्थ होता है। तो जो ये एटीट्यूड है ना, इसे हम वातावरण से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। ये जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, जन्मजात नहीं होती है, इसे वातावरण से अर्जित किया जाता है। ये चीज़ एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर। अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति, देखिए, किसी वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के प्रति, पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। देखिए, मतलब इजी लैंग्वेज में समझना है कि एटीट्यूड क्या है। कोई भी वस्तु होगा, हम उसको पसंद कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उसके प्रति जो हमारा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स जो होता है ना, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। किसी को देखिए, किसी को आम खाना पसंद है, ठीक है, ये उसका एटीट्यूड हो गया। और किसी को आम नहीं पसंद है, ये भी उसका एटीट्यूड हो गया। किसी को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना, इसे ही एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु के प्रति पसंदगी, नापसंदगी, ये मतलब जो मैं डेफिनेशन बताई हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर। मेरी आवाज़ आपको स्लो आ रही होगी, तो सर्दी के कारण जो है आवाज़ दब गई है हल्की सी। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। ये अब अभियोग्यता है क्या, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अभियोग्यता को ही क्या बोला जाता है, एप्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड कहा जाता है अभियोग्यता को। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभियोग्यता किस चीज़ को हम बोल सकते हैं। इस जिसमें भी एप्टीट्यूड होती है, अभियोग्यता होती है, वो फ्यूचर को संकेत करती है। ठीक है, भविष्य को ये सफलता की ओर ले जाती है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ को क्या करता है, संकेत करता है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसे, है ना। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में क्या अभियोग्यता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है, समायोजन करने की क्षमता या क्षमता का नाम अभियोग्यता है। बिल्कुल, समायोजन का मतलब एडजस्ट, मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में कराई हूँ। सीखने की क्षमता,
का नाम अभियोग्यता है, बिल्कुल इसे भी अभियोग्यता हम बोलेंगे। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी भी चीज़ को हम करने की जो क्षमता एबिलिटी होती है उसे ही अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। अब रिलेट अभिक्षमता या फिर अभियोग्यता, अभिरुचि, ये सेम वर्ड है, आप लिख लीजिएगा। अभियोग्यता को ही क्या बोला जाता है, अभिक्षमता बोला जाता है। अभिक्षमता, अभिरुचि इसी को ही बोला जाता है, अभियोग्यता को ही बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, यानी कि थर्ड नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति के विशेषता नहीं है, यानी कि जो एटीट्यूड होता है इसका विशेषता कौन नहीं है। प्रेरणात्मक होती है, या हमारे व्यवहार का आधार होती है, या अस्थायी होती है, या सीखी जाती है। तो देखिए एटीट्यूड जो है ना ये सीखी भी जाती है। आप किसी को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, कोई हीरो को देखते हैं, तो आपको भी लगता है कि मैं भी इसी तरह का बनूंगा, करूंगा ऐसे करके, तो ये सीखी जाती है। व्यवहार का आधार भी होती है, आप किसी चीज़ वस्तु के प्रति अपनी पसंद और नापसंद को भी आप क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। प्रेरणात्मक भी होती है, तो ये अभिवृत्ति की विशेषता कौन नहीं है, ये अस्थायी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिगम को बढ़ा सकती है। जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसमें अधिगम समझना है क्या, अधिगम मीन लर्निंग होता है ना। हम किसी भी चीज़ को देख के सीखते हैं, कर के सीखते हैं, इसी चीज़ को अधिगम बोला गया है। तो प्राइमरी क्लास में लर्निंग को किस तरह से बढ़ा सकती है, एक शिक्षिका बोला गया, शिक्षक नहीं, शिक्षिका, इसको ध्यान देना है। तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए बच्चे तभी अच्छे से समझ पाते हैं ना, आप किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अपने जो जीवन है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दीजिए, रिलेट करके पढ़ाइए। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 5 नंबर, यानी कि 35 यहाँ पर है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है। देखिए जब बच्चे को बोरियत फील हो रही है तो यह किस बात की ओर संकेत करता है, या क्या ये जो बच्चा काम करते करते क्या हो रहा है, बोरियत फील कर रहा है, तो ये किस ओर इंडिकेट करता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे अधिकतर बोरियत तभी फील करते हैं जब एक ही काम बार बार होता है उनके सामने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। फुदकना, दौड़ना, चढ़ना, लिखना। देखिए एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते थे, कैसे, फुदकना, यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना। अब दौड़ कूद हो रहा है, दौड़ना, इसमें भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, यानी कि आपका स्थान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चढ़ना, इसमें भी आपका प्लेस क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन लिखना क्या है, इन तीनों से ही डिफरेंट है ना। लिखना हम लिखते हैं, बैठ के लिखते हैं, हम इधर उधर चल चल के नहीं लिखते हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, लिखना हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कोशिश करें कि एलिमिनेट करके क्वेश्चन तक पहुँचे। एलिमिनेट करते हुए चलेंगे ना तो आप सही आंसर तक पहुँचेंगे। और अगर बस क्वेश्चन पढ़े आंसर करना चालू कर दिए तो ऐसे में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अधिकतर गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है। देखिए सीखने की शैली का उदाहरण कौन सा है, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, या फिर चाक्षुष। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है चाक्षुष। नेक्स्ट है 38 नंबर, शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज ए प्रोसेस। वो कैसी प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की
अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन करने की, शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। तो देखिए, टीचिंग इज ए प्रोसेस, किस टाइप का प्रोसेस है ये जो है ना, टीचिंग को यानी कि शिक्षण अधिगम को, टीचिंग लर्निंग को क्या करता है, ईजी बनाता है, सरलीकरण करने की ये एक प्रोसेस है ना, इसको ध्यान देना है। टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे पहले टीचिंग से ही पूछा गया था। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, शिक्षण जो है ना ये अधिक प्रभावी हो भी सकता है या नहीं भी। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है मोर इफ़ेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए को, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्त दी जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्त दी जाए। देखिए बच्चे को अगर आप खुद से काम करने के लिए फ्रीडम देते हैं तो कोई बच्चे जो होते हैं वो अच्छा कर जाते हैं, यानी कि इससे क्या होता है, शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षक वह है। देखिए एक उत्तम शिक्षक कौन होता है, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता हो, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता हो, सूचना का वर्णन करता हो, या फिर पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता हो। पाठ्यचर्या को संप्रेषित करने से ही शिक्षक जो है वो उत्तम नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता हो। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए मेरी वॉइस थोड़ा लो आ रही होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं सोच रही थी क्लास नहीं लूँगी, ये जितने भी दिन तबीयत मेरा डाउन है, तो फिर मैं सोची कि इतने दिन हम लोग साथ में किए है ना, अब मैं लास्ट टाइम में साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जितने हो सकते हैं उतना मैं कोशिश कर रही हूँ आपको देने की, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन सी देखिए, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्य बिल्कुल नहीं, जब भी कंठस्य का बात आए उसको काट देना है। ओके। थर्ड नंबर है विषयों का ज्ञान देना व व्यवसायिक कौशल का विकास। अब बचा है ए और डी, इसमें से कौन सा अधिक स्वीटेबल लग रहा है। तो बालकों के विषय का तो ज्ञान हमें देना ही है, यहाँ भी विषय का ज्ञान देना है, लेकिन व्यवसायिक कौशल बोला है और यहाँ पर मानसिक, तो हम अधिक ऑप्शन ए को प्रायोरिटी में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रुप से है। ठीक है, लीडरशिप से है। नेता के आवश्यक तत्व कितने होते हैं, 3, 4, 5 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेता के आवश्यक तत्व जो होते हैं ना ये 3 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रमुख 3 ही माना गया है। अब मैं यहाँ पर नाम बता रही हूँ आपको, आप लिख लेना। ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य होता है नेता का, उद्देश्य क्या होता है, स्पष्ट होता है, सॉरी, और स्पष्ट संचार भी होता है, और थर्ड है विश्वास होता है। ये 3 जो होते हैं नेता के आवश्यक तत्व होते हैं, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट है 43 नंबर है, समायोजन की प्रक्रिया कैसी है। देखिए एडजस्टमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, जो शुरू से यहाँ इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये सब रिपीटेड लग रहे होंगे और इजी लग रहे होंगे, है ना। तो समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है या फिर अवरोधी है। 43 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, गतिशील होती है। समायोजन क्या होता है, हम वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में भेजा जाए, किसी भी वातावरण में भेजा जाए, आप एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, है ना। तो ये गतिशील होती है। समायोजन प्रक्रिया कैसी है, ये गतिशील होती है, ये बदलता रहता है, स्थिर नहीं होती है।
नेक्स्ट है 44 नंबर, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? स्किल जो सीखते हैं उसकी पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वय या फिर अनुकरण। देखिए, हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं अधिकतर अनुकरण से ही सीखते हैं, इमिटेट से सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं। छोटे बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, बोलना सीखता है, कोई भी वर्ड जो है मम्मी पापा बोल रहे हैं तो बच्चे सुन के ही, नकल करके ही वो सीखता है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, रुचि का संबंध होता है। देखिए, इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभिप्रेरणा दिख रहा है, अभिक्षमता या फिर अवधान। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है ना। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक बाह्य मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिलती है और एक आंतरिक जो कि अंदर से, है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक, इसको आप लिख लेना नोट कॉपी में। अभिक्षमता के बारे में इसी लेक्चर में मैं बताई आपको। तो अब बचा है अवधान क्या होते हैं। तो रुचि का जो संबंध है ना, यही अवधान से होता है ना। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट 2 बता रही हूँ, आप लिख लेना। तो रूसो ने कहा है, रूसो का स्टेटमेंट है अवधान तथा रुचि, ठीक है। रूसो का स्टेटमेंट क्या है, अवधान तथा रुचि जो है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये रूसो का कहना है। अवधान तथा रुचि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये रूसो ने कहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। और एक मनोवैज्ञानिक है जो कि मैकडूगल है, उन्होंने क्या कहा है, रुचि जो है ना, ये रुचि गुप्त अवधान है बोला गया है, और अवधान सक्रिय है। कैसा है, अवधान जो है ये एक्टिव है। अवधान को ही क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, अवधान को ही ये एक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सक्रिय रुचि को कहा है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है 46 नंबर, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली बेहतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक दिख गया तो बच्चे क्या करेंगे, ये लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली होनी चाहिए, सभी यही करेंगे, लेकिन आपको अलग करना होगा। इस लेक्चर को करते हैं तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, प्रधानाध्यापक बोला है, कोई शिक्षक नहीं बोला है यहाँ पर। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल, और वरिष्ठ शिक्षक जो इससे उच्च अधिकारी होते हैं, है ना। के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली कैसा होना चाहिए, लीडरशिप, ये लोकतांत्रिक नहीं होती है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली होती है, इसको ध्यान देना है। यहीं पर अगर पूछा जाता है कि शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली बेहतर है तो ये लोकतांत्रिक होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर घुमा दिया है, जस्ट वही क्वेश्चन है। तो यहाँ प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षक बोला है तो प्रजातांत्रिक यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको वर्ड्स के थ्रू पकड़ना है आंसर को। नेक्स्ट है 47 नंबर, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। गुड टीचर का जो कैरेक्टर होता है, वो अच्छा कैरेक्टर गुण क्या होता है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण होना। तो देखिए, एक जो गुड टीचर होते हैं ना, ये चारों ही होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर चारों में से एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक जो ज़्यादा स्वीटेबल होगा उस तक पहुँचना है। विषय वस्तु का ज्ञान तो होता ही है। मान लीजिए किसी एक टीचर को विषय वस्तु का ज्ञान है, लेकिन उसे बोलना ही सही ढंग से नहीं आ रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन वो घुमा फिरा के बोल रहा है, तो ऐसे में भी वो अच्छा गुण नहीं होता है। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना और प्रभावी नेतृत्व होने से ही नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा अच्छा संप्रेषण होना, यानी कि वो जो कुछ भी बोल रहा है सरल शब्दों में बोले और हर किसी को एक ही बार में समझ में आ जाए। तो संप्रेषण कौशल कैसा होता है, अच्छा होना, यही है एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताना है। अच्छा नागरिक बनाना, बिल्कुल ये भी है। शिक्षक क्या करते हैं,
समाज को एक अच्छा नागरिक देते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, बिल्कुल। व्यवहारिकता का निर्माण करना, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 48 का शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सभी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है। 49 का करेक्ट आंसर होगा, ये 4 स्तरों में विभाजित है। तो आप नाम लिख लीजिएगा। पहला है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रबंधन। यहाँ पर लिखूंगी ना तो लेट होगा, आप लोग लिख लेना, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप लिखना, पहला तो केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत, दूसरा लिखना है बाहरी और आंतरिक शिक्षा प्रबंधन, थर्ड लिखना है निरंकुश लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रबंधन, और फोर्थ नंबर में लिखना है रचनात्मक शैक्षिक, ठीक है, ये 4 लिख लेना है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन एक नया आयाम की शिक्षा नीति द्वारा दिया गया। तो इसको देखिए, कोठारी कमीशन नहीं, माध्यमिक शिक्षा नीति नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये कब, राजीव गांधी जो है इस टाइम प्रधानमंत्री थे, इसको ध्यान रखना है। कोठारी कमीशन ने ही क्या किया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया था, और 10+2+3 पैटर्न को भी कोठारी कमीशन ने दिया था। फिर बाद में वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा ये जो है ना, ये मुदालियर कमीशन है। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा पर क्या किया था, अधिक फोकस किया था। और कोठारी कमीशन जो है ये माध्यमिक, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के इस सारे स्टेजेस को इन्होंने इंक्लूड किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता, यहाँ पर ध्यान देना है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स को स्कूल में अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन, हम कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे मोटिवेट करना यहाँ पर उचित है, ये चीज़ बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा सस्वर अधिगम द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, कुछ भी सीखते हैं, सीखने की जो प्रोसेस होती है उसको इफ़ेक्ट कौन कौन से कारक करते हैं। अनुकरण, बिल्कुल, हम लोग अनुकरण से बहुत कुछ सीखते हैं, प्रशंसा और निंदा से भी, प्रतियोगिता से भी, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था। देखिए, एक टीचर है, उसको लगता था कि उसका जो स्टूडेंट है ना, पहले वो किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीख लेता था, लेकिन उसमें स्थिरता आ गई है, अब वो उस वैसे नहीं सीख पा रहा है। तो शिक्षक को इसे क्या मानना चाहिए। तो इसका देखिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। 54 का करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है। देखिए, कोई एक विद्यार्थी है ना, उसका जो भी प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको बदलना चाहता है, तो टीचर क्या करेगा। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कड़ाई से पेश आने से उसमें बिहेवियर जो है वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे बात ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो देखिए, आप प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए प्रेरित करने से उनकी जो बिहेवियर है वो नहीं चेंज होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे समूह के सभी
सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। देखिए, आप जिस परिवेश में रहते हैं ना, आप उस टाइप से एक्टिविटी करेंगे, है ना। अच्छी जगह रहेंगे तो अच्छी एक्टिविटीज़ को करेंगे आप, और वही जगह बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बुरा ही बर्ताव करेंगे। तो ये होती है किसी भी स्टूडेंट की जो प्रवृत्ति है, बिहेवियर है, नेचर है, आप कह सकते हैं, उसको बदलने के लिए आप उस पूरे समूह को बदलें, एक व्यक्ति को नहीं बदलना है। पूरे समूह को बदलेंगे तो अपने आप सुधार हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है 56 नंबर, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, इसको ध्यान देना है। एक टीचर के लिए एक सुवक्ता होना, अनुशासन बनाए रहना, बिल्कुल ये नहीं होगा। समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए, एक टीचर का जो पहला काम होता है ना, विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स को सुने और उन प्रॉब्लम्स को क्या करे, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को निकाले, यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय निरीक्षण के कार्य को बांटा गया है, प्रशासनिक कार्य, निरीक्षण कार्य, संपर्क कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा। देखिए, जिस किसी ने भी यहाँ तक देखा है ना, वो बहुत कुछ सीखा होगा और उसे पैटर्न भी पता लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो अभी और 10-12 क्वेश्चन है, आपको भागना नहीं है, कंप्लीट करना है, जिससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, है ना। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, CAB का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, यह कथन किसका है। देखिए, इससे पहले मैं 2 कथन आपको बताई थी खुद से, जो आपको लिखना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर SN मुखर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है, ये कैसे। संवैधानिक व्यवस्था का, विद्यालय प्रबंध का, प्रधानाचार्य द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि संवैधानिक व्यवस्था का। 61 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल किसका है। तो ये फ्रेडरिक W टेलर का है, इसको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व मापन के कार्य क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए है अधीनस्थ और व्यवहारिक विकास करना, संस्था का विकास करना, कर्मचारियों का प्रबंधन जिससे उनके समय, समस्या एवं कौशल का बेहतर उपयोग संस्थागत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 63 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल में यहाँ पर हमें बताना होगा। तो इसके लिए जो है धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। एक ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर। खाली पुस्तक पढ़ेगा तो वो सब कुछ नहीं सीख सकता है, प्रश्न पूछकर भी नहीं। तो बच्चे जो होते हैं ना, ये कई प्रकार से सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, क्वेश्चन करके सीखते हैं, खेल करके सीखते हैं। तो कई प्रकार से सीखते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन इजी आ जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन मतलब लॉजिकली आते हैं, वो भी इजी होते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ता है आंसर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऐसे नहीं करना है। कुछ सतह के पश्चात या फिर तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखिए, जिज्ञासा को एक अच्छे टीचर होने के नाते आपको जो भी बच्चा की जिज्ञासा है, जो भी वो जानना चाहता है, जब वो पूछ रहा है ना, उसी टाइम उसकी आंसर करना
होता है ना। तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो उसी टाइम हमें उसकी जिज्ञासा को क्या करना है, शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक है। देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अधिगम हेतु लर्निंग के लिए हेल्प हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से ही अधिगम में सहायता नहीं होती है। नेक्स्ट है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ऑप्शन डी है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना होगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी लंबे लंबे ऑप्शंस वाले आ जाए ना तो आपको ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ना होगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होगा। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित है, अप्रभावित बिल्कुल नहीं होगा। 68 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ, देखिए ऑप्शन सी को पहले तो देखते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल। खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थ है। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेलना जो है संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थ है होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, है ना। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस कथन के विषय में नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये चीज़ यहाँ बताना है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये तो है ही। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, डी भी होगा, बी भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सही के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, वो समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, दोस्त से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्योंकि। समूह कार्य देना प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्यों। इससे शिक्षा का काम जो है कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने के लिए अनुमति दी जाती है, बिल्कुल बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी और डी ऑप्शंस को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा, जो कि सीखने की जो प्रक्रिया है ना, बच्चे एक दूसरे से तो सीखते ही हैं और सहायता भी करते हैं। जो बच्चा नहीं सीख रहा है उसको हेल्प भी की जाती है और बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो ये थे प्रीवियस ईयर पेपर, ये था। तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस किसी ने भी लास्ट तक क्लास को किया है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे, क्वेश्चन की लेवल क्या थी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 2022 में हुआ था पिछले साल, तो उस पेपर को यहाँ पर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कैसी लगी। चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।